हेलो। ठीक है। चलिए, नमस्कार सबको। और 40 नंबर का डिस्कशन आज से स्टार्ट हुआ है। और प्रतिदिन आप 40 नंबर के एक सेट को बनाएंगे और हमारे साथ डिस्कशन करेंगे। ये ज़रूरी क्यों है 40 नंबर का डिस्कशन? क्योंकि यही आपको अंतिम सफलता दिलाता है। और इसमें मिक्स क्वेश्चन होते हैं, जिसमें साइंस के भी रहेंगे, आर्ट्स के सारे सेक्शन से रहेंगे, खास करके ज्योग्राफी रहेगा, इतिहास रहेगा, करंट अफेयर रहेंगे, मैथ के क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो आज आप लोगों ने डिस्कशन किया, अब सेट बनाया होगा। एक क्वेश्चन है, ये तो मैथ का क्वेश्चन है, मैथ के सर आपको बताएंगे। और हम आपको जीएस का क्वेश्चन कराते हैं। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। अब देखो, गुप्त काल में क्या था कि चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न हुआ करते थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय के कितने रत्न हुआ करते थे? 9 रत्न हुआ करते थे। याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न हुआ करते थे। और 9 जो रत्न हुआ करते थे उसमें से आर्यभट्ट जो थे वो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। क्या थे? आर्यभट्ट जो थे वो प्रसिद्ध क्या थे? तो याद रखिएगा, गणितज्ञ थे। और 9 रत्नों में से एक कालिदास का नाम आता है। तो याद रखेंगे, कालिदास जो थे वो लेखक और कवि थे। क्या थे? तो कालिदास जो थे, कालिदास ये क्या थे? तो लेखक और कवि थे। ये अकबर के 9 रत्न नहीं है, याद रखेंगे, अकबर के भी 9 रत्न थे। एक कालिदास क्या थे? तो लेखक और कवि थे, याद रखना है। और अगर हम बात करें, एक विशाख दत्त नाम आता है। तो इनसे क्वेश्चन एक पूछा जाता है विशाख दत्त कि इनका एक लेख लिखा हुआ है मुद्रा राक्षस, ये बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है। तो मुद्रा राक्षस, याद रखिएगा कि मुद्रा राक्षस जो है ये विशाख दत्त के द्वारा प्रदत्त दिया गया क्या है? एक लेख है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में एक क्वेश्चन आपको और समझना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो कार्यकाल है, ये भी याद रखना है कि चंद्रगुप्त जो द्वितीय हैं इनका अगर हम बात करें कार्यकाल का, तो याद रखना है कि 375 ईस्वी से लेकर के और 415 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा है। तो एक कुछ बात है जो आपको इस क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ आपको समझना होगा। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्रकट होता है कि प्राचीन श्रेणियां बैंक का भी काम करती थी? अब देखिए, इसमें गलती से अगर आपको आंसर मिला होगा तो गलती से इसमें हुइस्क के काल का मथुरा अभिलेख लिखा हुआ है, जबकि यह हुआ था कहां? कुमारगुप्त में। यानी कि कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख से यह प्रकट होता है, यह पता चलता है कि प्राचीन श्रेणियां जो थी प्राचीन काल में बैंक का भी काम करती थी। ऐसा नहीं था आज के समय जैसा बैंक है वैसा नहीं था, लेकिन राशियां जमा की जाती थी, ऐसी कुछ व्यवस्थाएं थी। और अगर कुमारगुप्त का जो ये मंदसौर अभिलेख है, अगर बात करें कि मंदसौर अभिलेख के लेखक कौन थे, तो याद रखिएगा कि मंदसौर अभिलेख के जो लेखक हैं
मंदसौर अभिलेख के जो लेखक हैं उनका नाम याद रखिएगा, वायसुल है, एग्जाम में पूछा गया है। क्या है? तो वासुल है, वासुल। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा गया है कि जो मंदसौर अभिलेख है उसके लेखक कौन है, तो वासुल है। मतलब ये बात पता चला इस क्वेश्चन से कि पहले प्राचीन काल में क्या हुआ करता था कि बैंक आज के जैसा तो स्टैंडर्ड नहीं था, लेकिन व्यवस्थाएं थीं कि लोग अपनी राशि को जमा करते थे और वक्त होने पर उसको लिया करते थे। अब वो मुद्रा किसी भी रूप में जो उस समय चलता था, प्रचलन में था, उसके हिसाब से मुद्राएं जमा होती थी। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में देखने को मिलता है। ये जो प्रश्न है, ऐसे प्रश्न तो बहुतायत हमेशा क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। एक तरफ आपको पुस्तक और एक तरफ आपके लेखक, ठीक है ना। अष्टध्यायी के लेखक जो है पाणिनि है, याद रखिएगा। अष्टध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टध्यायी के लेखक जो है वो पाणिनि है। इसके बाद महाभाष्य, अब इसके लेखक जो है, महाभाष्य के लेखक जो है वो पतंजलि है। एक बार रिवीजन कर लेंगे मेरे साथ। महाभाष्य के लेखक कौन है? तो महाभाष्य के लेखक जो है वो पतंजलि है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निरुक्त। अब निरुक्त की बात करेंगे तो यास्क, ठीक है ना। निरुक्त जो है लेख है और इसके लेखक यास्क हैं, याद रखिएगा। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया है? तो पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो पतंजलि। इधर लेखक हैं, यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन सेटर को देना चाहिए था कि इधर क्या है, लेखक है, और इधर जो है लेख है। क्लियर है? ये लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं। तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा, पतंजलि ने महाभाष्य लिखा, यास्क ने निरुक्त लिखा, और कात्यायन के द्वारा लिखा गया है वार्तिक। तो याद रखिएगा, एक झलक में कम से कम आप इसको रिवीजन करने में सक्षम हैं। तो एक बार इसको रिवीजन करेंगे और चलिए इसका आंसर आपको टिक लगा के बताना है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा ए बी सी डी 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। तो पुस्तक और लेखक, पुस्तक और लेखक जो है ये स्टैटिक जीएस का भी पार्ट है और हिस्ट्री का भी पार्ट है। तो पुस्तक और लेखक कम से कम 50 60 70 पुस्तक और लेखक जो अच्छे लेवल के, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप एक बार देख ही लो भाई, क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो आना ही आना कंफर्म रहता है। पूछ देगा तो एक नंबर तो आपका 50 60 को याद करने में अगर एक आ जाता है तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? अब बताओ। अब बहुत सारे लोग जानते हैं कि अरे पृथ्वीराज चौहान, इसमें भी कोई कैटेगरी था क्या? पृथ्वीराज चौहान जो थे वो चौहान वंश के शासक थे, लेकिन किस नंबर के चौहान थे? प्रथम, द्वितीय, तृतीय? अब ये थोड़ा सा ना एक स्टैंडर्ड हो गया कि हाँ चलो इससे पता चलता है कि कुछ था। चलिए, तो इसका जो है ना पृथ्वीराज तृतीय याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध थे? तो पृथ्वीराज चौहान के जो नाम से प्रसिद्ध थे वो थे पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय। और अगर इनका शासन काल हम देखें, अगर हम इनका शासन काल देखें, तो इनका शासन काल की अगर हम बात करें तो इनका जो शासन काल था वो 1178 से 1192 तक था। 1178 से 1192 तक था। किसका? प्रथम किनका? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। और याद रखिएगा, जिन्हें आमतौर पर पृथ्वीराज चौहान भी कहते हैं, और याद रखिएगा कि सबसे प्रसिद्ध, ये सबसे प्रसिद्ध राजपूत राजा थे। तो एक चीज यहां से मिला कि जो हम पृथ्वीराज चौहान की बात करते हैं वो चौहान वंश के तीसरे शासक थे, पृथ्वीराज तृतीय। और इनका जो कार्यकाल था वो 1178 से 1192 तक था। तो ये बात हमको समझना है। और ये सबसे चौहान वंश में सबसे प्रसिद्ध राजा कौन हुए थे? पृथ्वीराज चौहान हुए थे, जो कि तीसरे नंबर के थे। तो पृथ्वीराज चौहान कहेंगे या पृथ्वीराज तृतीय कहेंगे, दोनों एक चीज है। इस प्रश्न से यह सीखने को मिलता है। मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम क्या था बताइए। तो ये इसमें तो कुछ समझाने वाली बात है नहीं, उसकी पत्नी के बारे में हम पोस्टमार्टम तो कर नहीं सकते हैं। तो इसका वास्तविक नाम जो था मेहरुनिसा था, याद रखिएगा, मेहरुनिसा, मेहरुनिसा था। मुगल बादशाह जहांगीर, देखो भारत जैसा कोई देश नहीं है, JSA, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब।
आपसे किसके बारे में पूछ रहा है? जहांगीर के, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसकी पत्नी जिसका नाम था नूरजहां, उसका जो वास्तविक नाम था वो था मेहरुनिसा। क्या नाम था? मेहरुनिसा नाम था। इस बात को नहीं भूलना है। क्लियर है? चलिए, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किसके युद्ध में? तो ये जो युद्ध हुआ था ये कहलाता है प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में, कौन सा युद्ध में? तो प्लासी के युद्ध में ये पराजित हुआ था। तो इसका आंसर ए होगा। अब ये प्लासी का युद्ध हुआ कब था? 23 जून 1757 को हुआ था, याद रखिएगा। यह जो हुआ था यह 23 जून 1757 को हुआ था यह युद्ध। किसके किसके बीच में हुआ था? तो याद रखिएगा कि ब्रिटिश शासक तथा, तो ब्रिटिश शासक की तरफ से कौन था? लॉर्ड क्लाइव था, तथा बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब के बीच में था। और बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला था। इसमें क्या हुआ था कि इसका एक सेनापति था। किसका? बंगाल के नवाब का एक सेनापति, यानी कि सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला का एक सेनापति था जो स्वयं इसका मेमेरा भाई था। इसका क्या था? मेमेरा भाई था, जिसका नाम था मीर जाफर। सिराजुद्दौला का सेनापति जो इसका भाई था ममेरा, मीर जाफर, उस मीर जाफर को क्लाइव जो है वो मिला लेता है। और ये क्लाइव जो है सेनापति का बहुत बड़ा रोल होता है युद्ध में। तो ये क्या करता है कि सेनापति जो मीर जाफर होता है क्लाइव के साथ मिल जाता है, क्योंकि क्लाइव ने मीर जाफर को ये कहा कि मैं तुम्हें गद्दी पर बैठा दूंगा नवाब बना करके, लालच में आ जाता है। सिराजुद्दौला क्या करता है कि जब सिराजुद्दौला का अंग्रेजों के साथ युद्ध होता है तो इसके सेनापति मीर जाफर का इसको सपोर्ट नहीं मिलता है। कभी भी मीर जाफर ने सिराजुद्दौला राजा जो था उसको नहीं बताया कि अंग्रेजों का या ब्रिटिश अंग्रेजों का जो ठिकाना है वास्तविक में कहाँ है। यहां तक यह भी हुआ कि इस युद्ध में जो मीर जाफर जो सेनापति था उसकी सेना की टुकड़ी ने अंग्रेजों से लड़ा भी नहीं। तो यहां कह सकते हैं कि गद्दारी किया मीर जाफर ने, किसके साथ? सिराजुद्दौला के साथ। तो याद रखिएगा, इस बात को भूलना नहीं है। तो चलिए, ये भी याद रखिएगा कि प्लासी का जो युद्ध था वो 1757 में हुआ था। तो कभी कभी क्या होता है कि डेट भी बहुत मायने रखता है। तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी, इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किया गया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब दीजिए। तो याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना, अभी जो क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन होते हैं इस संस्थान से होते हैं, पुस्तक से पूछे जाएंगे या किसी भी संगठन से पूछे जाएंगे कि फलना का स्थापना किसने किया। तो रास बिहारी बोस, याद रखिएगा, नरम दल के नेता थे रास बिहारी बोस, और इन्होंने इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की। जैसे पूछा जाता है ना, कांग्रेस की स्थापना किसने की, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की, इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की, उसी प्रकार से प्रश्न है कि इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की? तो रास बिहारी बोस ने की। याद रखिएगा, किसने की? तो रास बिहारी बोस ने की। चलिए, क्वेश्चन आगे देखते हैं। अच्छा, कभी कभी डेट भी आपसे पूछ देगा, तो इसको भी देख लीजिए। यह जो हुआ था 28 मार्च को हुआ था। 28 मार्च और 1942 को रास बिहारी बोस ने, रास बिहारी बोस ने, किसने? तो रास बिहारी बोस ने टोक्यो में, या कह सकते हैं टोक्यो सम्मेलन, टोक्यो सम्मेलन के समय किया। तो एक कभी कभी आपसे डेट भी पूछ लिए जाएंगे। तो 28 मार्च 1942 को रास बिहारी बोस ने इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की। तो थोड़ा सा इसको भी दिमाग में आप रखते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न कहता है, एक आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। एक नहीं, यहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको आप कर लीजिएगा। एक का आंदोलन या एक ही आंदोलन भी कहा जाता है। तो एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। अब एका आंदोलन के बारे में आपको बताना है कि एका आंदोलन का प्रारंभ कहां से किया गया था। देखो, इसके बारे में एक बात याद रखना कि ये जो एका आंदोलन है, ये जो एका आंदोलन है, ये एका आंदोलन, एकता आंदोलन, एका आंदोलन कहिए, या इसको आप एकता आंदोलन भी कह सकते हैं। दोनों एक ही चीज है। एकता आंदोलन जो है, एकता आंदोलन क्या है? तो एक किसान आंदोलन है, एक किसान आंदोलन है जो 1921 के अंत में, जो
जो 1921 के अंत में हरदोई, अंत में कहां, अंत में हरदोई, बाराबांकी जगह है, बाराबांकी, इसके बाद सीतापुर व अन्य, सीतापुर व अन्य स्थानों में किसानों द्वारा किया गया, किसानों द्वारा किया गया। तो एक बात समझ में आता है कि ये जो एका आंदोलन है या इसी का नाम एकता आंदोलन है, यह एक किसान आंदोलन है जो 1921 के अंत में हरदोई, बाराबांकी, सीतापुर व अन्य स्थानों में किसानों के द्वारा किया गया। अभी क्यों किया गया था इसको समझते हैं। आखिर इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, क्यों किया गया था, या सॉरी इसको कारण आप कह सकते हैं, कारण क्या था, इसका कारण क्या था। तो कारण को जान लीजिए। या लगान में वृद्धि, लगान में क्या, लगान में जो वृद्धि हो रहा था, तो लगान में वृद्धि एवं उपज के रूप में लगान वसूली को लेकर के, लगान वसूली को लेकर ये किया गया था। तो इसका आप स्क्रीनशॉट थोड़ा सा ले लीजिए इस क्वेश्चन का। एका आंदोलन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि 1921 के अंत में कुछ इलाके थे, हरदोई, बाराबांकी, सीतापुर, वहां पे इसको लागू किया गया था। कारण यह था कि लगान में जो वृद्धि हो रहा था, जो उसको उपज के रूप में लोग वसूली करते थे, मतलब लगान इसमें एक्स्ट्रा लिया जा रहा था, ये दिमाग में आपको रखना होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबांकी एवं अन्य स्थानों के किसानों के लिए। तो यह आंदोलन उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से प्रारंभ हुआ था, पर उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगह था जहां हरदोई था, बाराबांकी था, सीतापुर था, उन इलाकों में इसको अप्लाई किया गया था। और डेट अगर पूछेगा तो 1921 के प्रारंभ में ऐसा हुआ था। और कारण क्या था, तो किसानों ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया था किसके विरोध में, तो जो अंग्रेज टैक्स लेते थे कर के रूप में, उसके विरोध में। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। भैया एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसको आप देख लो। एक क्वेश्चन जो है हमेशा पूछे जाते हैं, और एक क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसका मैं आपके कमेंट में देखता हूं कि इसका सही जवाब कौन देता है। चलिए, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है, बताइए। मैं थोड़ा सा इसको देखने का प्रयास करता हूं, बताइए क्या होगा। देखो, अगर भारत की विस्तार की बात करें तो याद रखना कि 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट जो होता है उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। इसके बाद 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से, और 97 डिग्री 25 मिनट और पूर्वी देशांतर। कहने का मतलब है कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अक्षांश में अगर वैल्यू को देखेंगे तो ये मिलेगा, और अगर देशांतर में देखेंगे तो आपको वैल्यू ये मिलेगा। क्वेश्चन क्या था, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। तो पश्चिम का बिंदु है, तो पश्चिम में अगर आप इंडिया के मैप में देखने का प्रयास करेंगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, एक चीज देखने को मिलेगा कि हमारा पूरब यहां पे है और हमारा पश्चिम यहां पे है, यहां पे पश्चिम है। तो भाई एक बात मुझे बताओ, पश्चिम में तो सबसे लास्ट में तो गुजरात आता है, तो गुजरात तो आना ही चाहिए ऑप्शन में। तो दो जगह अब गुजरात आ गया, ये तो दो ऑप्शन होगा नहीं चूंकि राजस्थान है, यह है नहीं। अब दो जगह गुजरात आ गया। अब गुजरात में आपको देखना है कि एक में पश्चिम वर्ड लगा हुआ है, एक में पूरब वर्ड लगा हुआ है। एक में पश्चिम वर्ड लगा हुआ है और एक में क्या लगा हुआ है, पूरब वर्ड लगा हुआ है। तो अब कौन वाला ऑप्शन सही होगा, इसका आपको दिमाग लगाना है। तो भैया एक बात याद रखिएगा कि अक्षांश और देशांतर से देखा जाता है, ठीक है ना, अक्षांश और देशांतर से। अगर आपसे पूछा है कि भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है,
तो पश्चिम का बिंदु हमारा ए वाला हो गया, पश्चिम का बिंदु हमारा ए हो गया। तो याद रखिएगा ये हमारा पूर्वी देशांतर में आता है। कौन सा देशांतर में आता है? पूर्वी देशांतर में आता है। मिट गया। ये हमारा कौन सा देशांतर में आएगा? तो याद रखना ये हमारा जो है पूर्वी देशांतर में आएगा, चूंकि पूरब इधर से इधर आएगा पूर्वी देशांतर में। तो याद रखना पूर्वी वाला हमारा क्या हो जाएगा? एक्यूरेट हो जाएगा, पश्चिम नहीं। ये बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए शुरू में आंसर दे देता है कि पश्चिम बिंदु पश्चिम में होगा, नहीं, पूर्वी देशांतर में होगा। याद रखिएगा, इस प्रश्न को थोड़ा सा दिमाग में डाल लीजिएगा। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात में होगा। क्लियर है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? हाँ बताइए, कौन सी श्रेणी सबसे नवीनतम है? बताइए कौन सी श्रेणी नवीनतम है? क्वेश्चन नंबर 18। देखो इसमें दो ऑप्शन ऐसे हैं, विंध्याचल श्रेणी तो ठीक है, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणियां हैं, तो ये हमारा कुछ उतना, लेकिन इसमें दो चीजें तो देखने को मिलेगा ना, एक अरावली पर्वत श्रेणी, एक हिमालय पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, याद रखना है। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सा है, पर्वत श्रृंखला कौन सा है, तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला याद रखना है परमानेंटली, अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला है। और अगर पूछेगा सबसे नवीनतम, तो हिमालय पर्वत श्रेणी है। अगर सबसे नवीनतम पूछेगा, सबसे नवीनतम, तो इस क्वेश्चन से दो चीज समझ में आया कि सबसे पर्वत जो होती है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है और सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो सबसे पुरानी में आपका अरावली हो जाएगा और सबसे नई में आपका हिमालय हो जाएगा। तो याद रखना है मेरे भाई कि हिमालय पर्वत श्रृंखला हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस क्वेश्चन से हमको देखने को मिला सबसे पुरानी और सबसे नई। तो क्वेश्चन क्या था कि सबसे पुरानी, सबसे नई कौन है, तो सबसे नई हो जाएगी ए वाला। तो याद रखना पुरानी पर्वत श्रृंखला और सबसे नवीनतम, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक तरफ पहाड़ है, दर्रा है, मतलब एक तरफ पहाड़ी दर्रा है और एक तरफ आपका राज्य दिया हुआ है। आपको मैच कराना है कि कौन सा दर्रा किस राज्य में है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा किस राज्य में है। देखिए बनिहाल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल दर्रा कहाँ है? तो बनिहाल दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में है। नाथुला दर्रा जो है ना वो हिमाचल प्रदेश में है। बनिहाल जम्मू कश्मीर में, नाथुला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, और नीति दर्रा की अगर बात करें तो भैया उत्तराखंड में है। नीति दर्रा उत्तराखंड में है। शिपकी या सिपकिला भी कहा जाता है, यह सिक्किम में है। तो आपको याद रखना होगा कि कौन सा दर्रा किस राज्य में है। कम से कम यही बहाने 4 गो आंसर याद आप कर सकते हैं कि बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, नाथुला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, नीति दर्रा उत्तराखंड में है और सिपकिला दर्रा हमारा कहाँ है, तो सिक्किम में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है वह है, देखो सरहुल की बात अब यहां पे कह दिया है। तो सरहुल के बारे में एक बात याद रखिएगा कि ये जो सरहुल फेस्टिवल है इसके बारे में याद रखिएगा कि यह पर्व आदिवासी, यह जो पर्व है यह पर्व आदिवासी और झारखंड के और कहां के, तो झारखंड के कौन कौन लोग मनाते हैं, तो झारखंड के मुंडा, याद रखिएगा साथ में जो उरांव है, और साथ में याद रखिएगा हो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मुंडा लोग ही मनाते हैं, उरांव जनजाति के लोग भी मनाते हैं, इसके बाद हो जनजाति के लोग भी मनाते हैं। तो यहाँ पे 3 जनजाति आपको याद रखना होगा जो सरहुल त्योहार प्रमुख रूप से मनाते हैं। इस बात को भूलना नहीं है। अभी तो ऑप्शन में मान लो मुंडा दिया है, उरांव दे देता तो क्या करते, हो दे देता तो क्या करते। तो याद रखना ये एक पर्व है जो आदिवासी और झारखंड के लोग मनाते हैं। मुंडा, उरांव और हो जनजाति में मुख्य रूप से इसको क्या किया जाता है, तो मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? ये अच्छा क्वेश्चन है। एक तो समझ में आता है बचपन से पढ़ते पढ़ते कि मेघालय में एक मासिन राम है जहां पे वर्षा अत्यधिक होता है। तो
मासिन राम जो है उस सब ऑप्शन में से यहां पे आपको पहला ऑप्शन में देखने को मिलेगा। अब देखो मेघालय में एक नोट करके लिख लेना, क्या नोट करके लिख लेना कि सबसे अधिक बारिश होती है मेघालय में होती है। तो याद रखना कि मेघालय के मासिन राम में, मेघालय के मासिन राम में दुनिया का सबसे अधिक वर्षा होती है, सबसे अधिक वर्षा होती है, सबसे अधिक वर्षा, सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक है ना। मासिन राम में दुनिया की सबसे अधिक वर्षा होती है और यह नम इलाका है। और यह भी याद रखिएगा कि और यह जो है यह नम इलाका है, यह नम इलाका है, ये क्या है, नम इलाका है। इसके बाद आपको याद रखना है कि यहां कभी कभी पूछता है कि यहां वर्षा होता कितना है, तो याद रखिएगा यहां करीब एक डाटा है जो याद रखना है, वो यह है 11871 मिलीमीटर वर्षा होती है, वर्षा होती है। तो देखो इसके बाद हिमालय क्षेत्र में भी वर्षा होती है। इसके बाद पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट क्या है, ये जो भारत का आप मैप देखते हो ना, ये जो भारत का आप मैप देखते हो, इस मैप में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इधर इसको कहते हैं पूर्वी घाट, इसको कहते हैं पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट इधर से आने वाली हवाएं जब टकराती हैं तो इधर वर्षा करती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो इस तरह के प्रश्न बनाने का था कि कोई भी एक अगर हमको टिपिकल शब्द मिल जाता है, इसके सहारे हम क्वेश्चन को टिक लगा सकते थे। तो ये बात रखिएगा, मेघालय के मासिन राम में सबसे ज्यादा बारिश होती है। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण बनती है? जल्दी से कमेंट बताइए, थोड़ा इसका हम देख लेते हैं जल्दी से। इस सब क्लास के लिए 1 to 5 के लिए भी है क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन रोज हम 10 बजे आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप बिल्कुल जुड़े रहेंगे। ये 40 मार्क्स के लिए है, तो याद रखिएगा इसमें 1 to 5 भी कॉमन, सब चीज इसमें आ जाएगा, आपका टेंशन ना लेना है। जल्दी से कमेंट बताइए कि भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण होती है। जल्दी से देखते हैं किनका किनका सही है। क्वेश्चन नंबर 22, कुछ लोग बी कह रहे हैं, कुछ लोग बी कह रहे हैं, कुछ लोग सी कह रहे हैं। जिनका सी है, कुछ लोग बी कह रहे हैं, कुछ लोग सी कह रहे हैं। देखो इसका आंसर होगा रेंगूर मिट्टी। थोड़ा सा जलोढ़ मिट्टी को देख लो, ये मिट्टी में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर देते हैं। देखो जलोढ़ मिट्टियां जो है ना, अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें जलोढ़ मिट्टी की, अगर हम जलोढ़ मिट्टियों की बात करें, जलोढ़ मिट्टियां की बात करें, तो याद रखना, मैं कमेंट देख रहा हूं सर, अभी तो भैया मैंने बताया कौन दुनिया में है सर, हिमाचल प्रदेश में है, लंदन में आप लोग देख रहे हैं क्या? आशीष रंजन, यहां पे देखिए क्वेश्चन में सब दिखा हुआ है। आप लेट से लगता है कि जुड़े हैं भाई, चलिए लेट से आप जुड़ रहे हैं, ध्यान से देखना है। जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी उत्तर के विस्तृत मैदान, देखो उत्तर के विस्तृत मैदान तथा प्रायद्वीपीय, कहां, प्राय भारत के तटीय इलाकों या तटीय मैदानों में, तटीय मैदानों में मिलती है। और ये बात याद रखिएगा, यह जो है अत्यंत उपयोगी है, यह जो है अत्यंत उपयोगी है। जलोढ़ मिट्टी अत्यंत उपयोगी मानी जाती है। याद रखिएगा यह भारत में लगभग 43% क्षेत्र में यह पाई जाती है। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा चर्चा करें लेटेराइट मिट्टी की, किसकी चर्चा करें, चलिए अगर हम लेटराइट मिट्टी की बात करें तो ये बात लेटराइट के बारे में याद रखिएगा
कि भारत में लेटराइट मिट्टी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा इत्यादि क्षेत्रों में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिएगा कि लेटराइट मिट्टी तमिलनाडु, मैं थोड़ा सा लेटराइट के बारे में बता देता हूँ कि जो लेटराइट मिट्टी है ये कहाँ पाया जाता है। तो लेटराइट मिट्टी जो है यह तमिलनाडु, तमिलनाडु में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? तो यह आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में विशेष रूप से पाया जाता है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में यह विशेष रूप से पाया जाता है। ठीक है ना, याद रखना कि यह विशेष रूप से पाया जाता है। कौन सा मिट्टी? तो लेटराइट मिट्टी। और देखो इसमें क्वेश्चन पूछता है कि लेटराइट मिट्टी में किस चीज की कमी होती है। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि लेटराइट मिट्टी में किस चीज की कमी होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलता है। तो लिखिए इसमें चूने, फास्फोरस, कैल्शियम और नाइट्रोजन की कमी होती है। चूना, फास्फोरस, नाइट्रोजन इत्यादि की क्या होती है? तो कमी होती है इसमें लेटराइट मिट्टी में। तो जब हम मिट्टी का भी बताएंगे तो आपको पूरा विस्तार से मिट्टी बता दिया करेंगे। कोशिश करेंगे हम बीच में ही ज्योग्राफी का 2-3 चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है, जैसे मिट्टी पूछा जाता है, नदी पूछा जाता है ना। मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 2-3 टॉपिक जो है हमको यूट्यूब में पढ़ाना है लाइव में, तो 2-3 दिन के अंदर में हम इसको चालू भी करेंगे। इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है। देखो इंदिरा गांधी नहर जो है वो जल प्राप्त करती है, तो किन किन से? व्यास नदी है, रावी नदी है, चिनाब नदी है, सतलज नदी है। तो ये जो इंदिरा गांधी नहर है वो जल प्राप्त कहां से करती है? तो सबसे पहले तो ये समझना कि ये राजस्थान में है। ये राजस्थान में स्थित है। कौन? तो इंदिरा गांधी नहर कहां है? राजस्थान में स्थित है। और इसे राजस्थान में इसे ये भी याद रखना है थोड़ा सा पॉइंट कि नोट करके कि राजस्थान में इसे मरुगंगा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? तो मरुगंगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, किसे? तो मरुगंगा के नाम से किसे जानते हैं? तो इंदिरा गांधी नहर जलप्रपात को। याद रखिएगा, इस बात को भूलना नहीं है। और यह विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, यह भी याद रखिएगा। थोड़ा सा मैं यहां पे जगह देके बता दूं कि यह विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। यह विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। सबसे बड़ी क्या है? तो सिंचाई परियोजना है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, ये भी याद रखना मेरे भाई। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। तो इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त कहां कहां से करती है, इस बात पर अब काम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में याद रखिएगा कि यह जो है कि जल कहां से प्राप्त करेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। भैया व्यास नदी से, रावी नदी से और सतलज नदी से प्राप्त करती है, चिनाब से नहीं। याद रखिएगा, यहां से प्राप्त नहीं करती है। इसका आंसर हो जाएगा बी। यानी कि इंदिरा गांधी नहर जल परियोजना राजस्थान में है। और इसमें पानी कहां से आती है? तो व्यास नदी की भी पानी आती है, रावी नदी की भी पानी आती है और सतलज नदी की भी पानी आती है। आया बात समझ में? इसको याद रखना होगा आपको। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना कहां स्थित है? बताइए। पहली बात तो याद रखना कि यह जो विद्युत केंद्र है, यह जो विद्युत केंद्र है, इसका स्टेबिलिटी आपको याद रखना है। कब स्टेबल हुआ था, कब स्थापना हुआ था? तो 1977 में। कब हुआ था? 1977 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो या ऐसे याद रखिएगा कि सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना में जो पानी की जरूरत होती है, इस परियोजना के लिए जो पानी की जरूरत होती है, ये कहां से पूरा होता है? तो याद रखना कि रिहंद जलाशय से इसकी पूर्ति होती है पानी की। तो ये भी याद रखना कि सिंगरौली लघु जल विद्युत है, जल विद्युत परियोजना है, इसकी जो जलापूर्ति है ये कहां से होता है? तो याद रखना ये रिहंद नदी से होता है। आंध्र प्रदेश में है, सॉरी उत्तर प्रदेश में है। यह कहां है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। याद रखना रिहंद नदी, ये परियोजना कहां है? रिहंद परियोजना भी एक प्रकार का है, जो कि रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में है, रिहंद नदी पर है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है, याद रखिएगा। रिहंद परियोजना कहां है? तो रिहंद परियोजना जो है रिहंद नदी पर है, इसको भूलना नहीं है। 1 मिनट, एक फोन आ रहा है, मैं इसको साइलेंट कर दूं मोबाइल। चलिए,
तो सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। अब पर यह अवस्थित कहाँ है ये आपसे पूछ रहा है, इसकी अवस्थिति आपसे पूछ रहा है। तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित है। अब मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में, कहाँ, मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में यह स्थित है, ये भी आपको याद रखना होगा। तो सिंगरौली जल विद्युत परियोजना जो है उस सिंगरौली एक जिला है, यह मध्य प्रदेश में जिला है और इसका जलापूर्ति कहाँ से होता है, तो एक परियोजना है रिहंद नदी है जो कि उत्तर प्रदेश में परियोजना है, वहां से इसकी आपूर्ति होती है। तो इतना दिमाग में नहीं रखना भैया, इतना याद रखना कि सिंगरौली में जलापूर्ति रिहंद नदी से होगा, रिहंद नदी से होगा, ठीक है ना। और रिहंद नदी एक रिहंद परियोजना भी है, एक रिहंद परियोजना भी है। यह रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है और उत्तर प्रदेश में है। तो याद रखना, रिहंद नदी है, रिहंद परियोजना भी है, लेकिन रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में है। दूसरी बात कि सिंगरौली लघु जल विद्युत जिसका स्थापना 1977 में हुआ था, यह मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिला में है। इसकी जलापूर्ति कहां से होती है, तो रिहंद नदी से होती है। यानी कि रिहंद नदी जो है एक बांध भी है, याद रखिएगा। और एक रिहंद बांध के साथ साथ क्या है कि यह सिंगरौली जल विद्युत परियोजना को जल देने का भी काम करता है। तो इस चीज को दिमाग में आपको रखना होगा। 1 किलोग्राम पदार्थ के तुल्य ऊर्जा किस क्रम की होती है, ये अच्छा प्रश्न है, बताइए। देखो सबसे पहली बात ऊर्जा की बात किया है, तो ऊर्जा का जो फार्मूला होता है E बराबर mc² होता है। तो E बराबर mc², यहां मास है, तो मास में पूछा है 1 किलोग्राम, तो 1 ले लेंगे। और यहां पे जो c है ये स्पीड ऑफ लाइट है, तो इसका वैल्यू होता है 3 × 10 के पावर कितना, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम इसको एक काम करते हैं, इसको हम लेके चलते हैं 1 × ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और ये हो जाएगा 8 के पावर तो 16 हो जाएगा, 10 के पावर 16। अब देखो एक बात बताते हैं, 1 में अगर 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही रह जाएगा और 10 के पावर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब इस 9 को क्या हम 10 के बराबर मान सकते हैं अप्रॉक्स, तो इसको हम अप्रॉक्स मानेंगे 10 के बराबर। तो मान लेते हैं 10 × 10 के पावर 16। अभी क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 10 के पावर 17, यानी कि E बराबर हो जाएगा 10 के पावर 17 जूल। अब देखो इसमें क्या क्वेश्चन है, इसमें एक 10 के पावर 21 जूल है, होगा नहीं, 10 के पावर 26 जूल है, होगा नहीं। इसमें ऑप्शन को आपको सजाना है, इसका आंसर होगा सी, लेकिन ये यहां पे मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप सुधार लीजिएगा, 10 के पावर 17 जूल होगा। और दूसरा बात, इसको डायरेक्ट याद भी रखिएगा कि 1 किलोग्राम पदार्थ के तुल्य ऊर्जा किस क्रम की होती है। एक जितने भी लोग टेस्ट दिए थे, क्या यहां पे आप कंफ्यूज हुए थे इस ऑप्शन को देख करके, जल्दी से बताइए, क्या आप इस क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज हुए थे क्या, जल्दी से कमेंट में जवाब दीजिए। जितने भी लोग टेस्ट दिए होंगे आप जरूर देख करके कंफ्यूज हुए होंगे, बताइए जल्दी से। एक्चुअली में क्या है कि सामने वाला टीवी हमारा खराब हो गया है, जिसको हम देखते थे, तो हम इधर मुड़ के पढ़ा रहे हैं, तो ये मत समझिएगा, क्योंकि टीवी हमारा यहाँ पे साइड में लगा हुआ है, इसलिए हम आपके कमेंट को थोड़ा सा उल्टा होकर देख रहे हैं। सामने वाला टीवी हम लोग का खराब, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया है अचानक से कल से, तो हम इधर से पढ़ा रहे हैं और सामने यहीं पे लेफ्ट साइड में हमारा टीवी लगा हुआ है, तो हम आपके कमेंट को टीवी में देख रहे हैं। जिससे आपने लिखा यस सर, राहुल कुमार ने लिखा, कौशल किशोर ने लिखा जी सर, तो हम आपके कमेंट को यहाँ देख रहे हैं। तो आप ये नहीं समझना कि सर आज इधर देखे कैसे पढ़ा रहे हैं, तो सामने जो टीवी हुआ था वो खराब थोड़ा सा हो गया है, तो डोंट माइंड, आप इसको समझना मेरी बातों को। तो चलिए हम आपके कमेंट को बस जस्ट बोर्ड के बगल में लेफ्ट साइड में हमारा लगा हुआ है, तो हम आपके कमेंट को देख रहे हैं। तो लवली गुप्ता कहते हैं यस सर, जरूर इस क्वेश्चन को आपने, अगर आप आज देखो, एक बात मैं बता दूं, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं आपको हम बता देना चाहते हैं कि आज से स्टार्ट हुआ है 7 बजे सुबह में आप हमारे संस्थान में आइए। 40 नंबर का टेस्ट 10 रुपया लगता है, 40 रुपये का 40 नंबर का टेस्ट बनाइए, आधा घंटा आपको टाइमिंग दिया जाता है, और उस आधा घंटा के टाइमिंग में मेरे भाई 40 क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे। अभी जितना भी दिन बचा हुआ है एग्जाम में, 10 दिन बचा हुआ है, तो 10 दिन रोज करेंगे, और हम आपको डिस्कशन कराएंगे। इसमें क्या होगा, मिलके काम करेंगे, और कम से कम कुछ तो हम लोग का प्रयास अच्छा हो, कुछ तो हम लोग क्वेश्चन को देखें। तो चलिए यहां पे सर ऑप्शन ई भी रहता है, सर ऑप्शन ई भी रहता है, तो चलो ना ई ऑप्शन रहता है, तो ई में हम अगर मार देंगे उपयुक्त में से कोई नहीं, तो हम इसीलिए बोल रहे हैं कि जो आपको आंसर दिया गया है ना, इसका आंसर ई नहीं मारना है। हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं कि सर जब ऑप्शन नहीं मिला तो इसी को मार देते हैं। एक्चुअली हुआ क्या है कि जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, जो इसका आंसर बनाने वाले लोगों ने आंसर सी ही किया, तो आंसर सी किया, तो हम चाहते हैं कि डायरेक्ट
फालतू में आंसर पर तो अभी जाना ही नहीं है। अभी जो वास्तविक बात है, क्वेश्चन बनता कैसे है, वो हमने आपको बना के दिखाया है। तो याद रखना, ये नहीं कि आप ई पर मार देना, एग्जाम हॉल में बिल्कुल ऐसा ही करना, ई पर ही मारना। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि जो हमारे टाइपिस्ट ने गलती किया है उसको तो कम से कम आपको अवगत करा दे कि भैया देखो यहां पे ये हुआ है। तो आंसर तो सी ही लगाया है, लेकिन यहां पे 2 के जगह पे 1 होना था, जो गलती से उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि सर गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। इसीलिए मैं इस बात को बता रहा हूं। अन्यथा जब आप एग्जाम हॉल में जाइएगा तो भैया अगर यहां पे 27 देखिएगा तो खट सुकून टिक लगाइएगा ऑप्शन ई में। एकदम सही बोल रहे हैं, ऑप्शन ई में टिक लगाइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सानू कुमार कहते हैं, तो आपकी बातों का बिल्कुल सानू मेरे भाई हम समर्थन करते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 क्या हो गया मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 19 में क्या हो गया मैं देख लूं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमने कहां मिस्टेक कर दिया? बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। नाथुला दर्रा की बात करें हिमाचल प्रदेश, अनिति दर्रा की बात करें तो उत्तराखंड, और शिवकिला दर्रा की बात करें तो सिक्किम। यहां पे क्या मिस्टेक हुआ थोड़ा सा जल्दी से बताएंगे मेरे को भाई। यहां पे अगर कोई मिस्टेक वाली बात है तो मुझे बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 बताइए कहां पे दिक्कत हो रहा है। मैं तेज स्पीड से करेंगे, थोड़ा सा आज पहला दिन है तो सारे बच्चों को सोचे थोड़ा मिला ले, और तेज स्पीड से भी कल से हम स्टार्ट कर देंगे। चलिए 19 में क्या दिक्कत है? नाथुला सिक्किम होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से देख लेंगे, इसको अभी छोड़ दीजिए पेंडिंग में। जो मेरे को समझ में आया हमने इसको बनाया, ठीक है ना। बाकी इसको हम लोग देख लेंगे फिर से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाथुला सिक्किम में ही होता है ना। चलिए तो इसको हम लोग फिर से देख लेंगे। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन 90 का क्वेश्चन का डिस्कशन हम कल कर देंगे, एक बार बढ़िया से उसको देख लेंगे हम क्या है भैया, कहां मिस्टेक हो रहा है। कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? कौन सा एक अंग जो है ग्रंथि नहीं है? अधिवृक्क रेडनल जिसको कहते हैं ग्रंथि है, पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि है, जिगर भी ग्रंथि है। अब देखो जिगर को हम कहते हैं क्या? तो जिगर को हम कहते हैं लीवर। क्या बोलते हैं? लीवर। जिगर जो है ना ये उर्दू भाषा है। जिगर क्या है? अभी सबसे बड़ी ग्रंथि है जिगर जो होता है ना। अगर पूछेगा कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो याद रखना सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो होती है क्या? याद रखना, या जिगर को यकृत भी कहते हैं, याद रखना यकृत कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको लीवर कहते हैं। तो याद रखना कि सबसे बड़ी अगर ग्रंथि है तो यह है। तो क्वेश्चन कहा था कि कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? भैया इसमें सब ग्रंथि है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आपेक्षिक घनत्व का इकाई क्या होता है? देखो इसको तो डायरेक्ट आपको याद रखना होगा। आपेक्षिक घनत्व का इकाई आपसे पूछा है तो इसको डायरेक्ट याद करना। इकाई मतलब एसआई यूनिट पूछा है तो याद रखना केजी बटा में मीटर क्यू, केजी बटा में मीटर क्यू, ये आपको डायरेक्ट याद रखना। तो किलोग्राम बटा में मीटर क्यू, इसका आंसर होगा सी। क्लियर है? इसका आंसर क्या होगा? सी। कुछ जैसे आपेक्षिक घनत्व का एसआई मात्रक पूछा है तो करीब 25 से 30 एसआई मात्रक जो इंपॉर्टेंट है उसको आपको जरूर याद करना ही चाहिए। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका एक बहुलक है? किसका एकलक बहुलक है? जल्दी से बताइए। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका या किस एक का एकलक बहुलक है? जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए। आलोक कुमार कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। आलोक कुमार का ऑप्शन ए आ रहा है। चलिए देखिए इसका आंसर हो जाएगा टेट्राफ्लोरोएथिलीन। याद रखिएगा कि ये जो टेट्राफ्लोरोएथिलीन है, एथिलीन के बारे में एक बात याद रखिएगा कि यह एक फ्लोरोकार्बन है। क्या है? तो यह एक फ्लोरोकार्बन है, फ्लोरोकार्बन है। और ये भी याद रखना है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है?
जिसका जिसका रासायनिक सूत्र की अगर हम बात करें तो जिसका रासायनिक सूत्र होता है C2F4, क्या होता है? तो C2F4 होता है, याद रखना C2F4 होता है। पहली बार इसको किसने खोजा? तो याद रखना कि पहली बार जो है ना, इसको खोजने वाले जो पहली बार इसको खोजा जो गया वो 1980 में खोजा गया था। एग्जाम में एक दो बार इसको हम देखें इसलिए हमको याद है, याद रखिएगा। पहली बार इसको 1980 में खोजा गया, जिसका एक यहां से एक डीपली क्वेश्चन पूछेगा कि टेफ्लॉन जो है वो एकल बहुलक है, तो किसका एकल बहुलक है? तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन का है। तो इसका सूत्र बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि टेट्राफ्लोरोएथिलीन जो है पहला बात कि कौन सा कार्बन है? तो ये फ्लोरोकार्बन है, और सूत्र पूछा जाता है तो इसका सूत्र जो होता है C2F4 होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर नियत रहती है? यदि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर नियत रहती है तो इसका औसत वेग कितना होगा? भैया जो प्रारंभिक वेग होगा वही अंतिम वेग होगा। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन में अंतर बटा में समय में अंतर। तो मान लो कि विस्थापन में अंतर x2 माइनस x1 बटा में t2 माइनस t1 है, ठीक है ना? तो यहां पे कहता है कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन हुए नहीं रहा है, नियत है, यानी कि जो x2 का वैल्यू है वही x1 का वैल्यू है, या कह सकते हैं कि जो एकदम सेम स्पीड से जा रहा है, कोई चेंजिंग इसमें हुई नहीं रहा, जो शुरू में था वही अंत में है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? जो उसका प्रारंभिक वेग होगा वो अंतिम वेग के क्या होगा? बताओ 29 क्वेश्चन नंबर बताओ क्या होगा? अवधेश कुमार कहते हैं सर पहले खुद पढ़ लीजिए तब पढ़ाइएगा। ठीक है मेरे भाई, मेरी से गलती हो गई, मैं खुद पढ़ लूंगा फिर पढ़ाऊंगा, कोई बात नहीं। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का योग का क्या होगा? तो आधा होगा। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का क्या होगा? आधा होगा। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर नियत है, मतलब परिवर्तन नहीं हो रहा है, किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, वह एकदम नियत है, तो क्या होगा? इसका औसत वेग कितना होगा? तो याद रखिएगा इसका औसत वेग जो होगा जो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के योग का आधा होगा, ठीक है ना? याद रखना इसको। हमें पता है कि इस क्लास में बहुत सारे ब्रिलियंट बच्चे भी हैं, तो क्या कीजिएगा, हमें थोड़ा सा आता है तो मैंने कोशिश किया कि किसी बहाने से आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। ये 1 घंटा समय हम आपको दे अपना, तो भैया जितना हमको बुझाता है, हम अब बड़ा टेक्निकल आदमी तो है नहीं, तो थोड़ा बहुत जानते हैं तो वही आपको हम पढ़ा रहे हैं। चलिए चलिए पैरासीटामोल प्रयुक्त होता है। देखो पैरासीटामोल जनरली जब बुखार लगता है तब हम खाते हैं, ये तो हम लोग जानते हैं ना, बुखार लगता है तो खाते हैं, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो यह जो है ज्वर रोधी के रूप में यूज किया जाता है। ज्वर मतलब होता है बुखार लगना, तो इसको याद रखना, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। एनडीए फिंगरप्रिंटिंग परीक्षण विकसित किया गया था किसके द्वारा? एनडीए फिंगरप्रिंटिंग, ये भाई याद रखना, एनडीए फिंगरप्रिंटिंग परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था, मतलब इसका खोज किसने किया था, शुरुआत किसने किया था? 31 का आंसर बताइए। हम आपके कमेंट को देख रहे हैं। बिल्कुल 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 चंदन कुमार जी, आपके बातों का ध्यान रखा जाएगा। 31 का बताइए। चलिए तो ये नाम याद रखिएगा, डॉक्टर एलेक जेफरी द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर एलेक जेफरी के द्वारा किया गया था। नीचे दिए गए एक विकल्प में गलत आणविक सूत्र आईपीएस ढूंढना है, आपको बताना है कौन सा गलत होगा। क्वेश्चन है C4H9OH, इसको मिला के देखते हैं। कार्बन 4 गो है, कार्बन 4 गो है, तो याद रखना कार्बन 4 गो है, तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन 9 गो होना चाहिए। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है। और बगल में एक अल्कोहल है। तो भैया क्वेश्चन था कि गलत चुनना है, गलत चुनना है, मतलब ए वाला जो सही है आपका, ये हमारा ब्यूटेनॉल होता है, या इसको ब्यूटाइल अल्कोहल कहते हैं, क्योंकि जब OH जुड़ जाएगा तो सही है। देखो कार्बन जो होता है ना, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन सब में 4 बॉन्ड बना रहा है, यहां भी कार्बन 1 2 3 4, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन बी, चेक करना पड़ता है। तो कार्बन 2 गो है, चलो भैया कार्बन 2 गो ले लो, और हाइड्रोजन आपको 5 गो लेना है, तो 1 2 3 स्टेबल हो गया, ए वाला भी स्टेबल हो गया, और एक ऐड कर दो OH, चलो भैया ए वाला भी कंप्लीट हो गया, ए भी सही है। अगला है कार्बन 2 गो फिर लेना है, लेकिन हाइड्रोजन 3 गो लेना है,
चलिए कार्बन 2 गो ले लेते हैं, हाइड्रोजन के गो लेंगे, 3 गो लेंगे, तो 1 2 3। अब OH जोड़ देंगे। अब देखो यहां पे कार्बन के पास 2 ही बॉन्ड है, जबकि कार्बन जो होता है ना वो 4 बॉन्ड बनाता है, टेट्रावैलेंट होता है। तो ये तो डांस करने लगेगा, ये तो कार्बन ऑक्टेट अपना पूरा किया ही नहीं, मतलब कि ये वाला ऑप्शन क्या होगा, तो गलत होगा। तो याद रखिएगा ये ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई, मेथनॉल। ये जो मिथाइल अल्कोहल का जो फॉर्मूला IUPAC नेम के फॉर्म में लिखा हुआ है ये गलत है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और हो जाएगा तब जाके ये स्टेबल होगा, यानी कि यहाँ पे H5 होना चाहिए था। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। गलत ढूंढना था, यही इसका गलत होगा। हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे CEO ऑफ द ईयर चुना है, बताइए। CEO ऑफ द ईयर किसे चुना है हाल ही में टाइम मैगजीन ने, CEO ऑफ द ईयर किसे चुना है। ये आपका एस्थेटिक्स के फॉर्म में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33, जल्दी से बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 जल्दी से बताइए। इसका नाम याद रखना है कि हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे CEO ऑफ द ईयर चुना है, तो सैम अल्टमैन को चुना है। याद रखिए किसको चुना है, सैम अल्टमैन को चुना है। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नए संयुक्त निदेशक कौन बनाए गए हैं, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 34, सबसे पहली बात कि CBI की स्थापना कब हुआ था, याद रखना। इसका जो स्थापना हुआ था, इसका स्थापना की अगर बात करें तो भैया 1 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था, तो 1 अप्रैल को हुआ था। और कब हुआ था, 1963 में हुआ था। 1 अप्रैल 1963 को इसका स्थापना हुआ था। इसका अगर मुख्यालय की बात करेंगे तो इसका जो मुख्यालय है यह कहाँ है, तो याद रखिएगा इसकी दिल्ली में मुख्यालय है। याद रखना, स्थापना पूछा जाता है और इसका पूछा जाता है कि कभी कभी एग्जाम में कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखना श्री DP कोहली थे। कौन थे, तो श्री DP कोहली थे, श्री DP कोहली थे, ये भी याद रखना। पर क्वेश्चन है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नए संयुक्त निदेशक कौन बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 कौन बनाए गए हैं, तो याद रखना V चंद्रशेखर बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं, V चंद्रशेखर बनाए गए हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहां आयोजित किया गया, जगह का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 याद रखिएगा फरीदाबाद में। यह कौन सी जगह पे, तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 में जो हुआ है या फरीदाबाद में क्या किया गया है, तो स्थापित किया गया है। और एक क्वेश्चन पूछता है विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, कमेंट में जल्दी से जवाब दीजिएगा। विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, कमेंट में जवाब दीजिए। विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, जल्दी से कमेंट में जवाब दीजिए। कमेंट आ गया है, 28 फरवरी को मनाते हैं। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है। क्वेश्चन नंबर 36 बताइए किस देश में किया है, तो वियतनाम में किया है। और एक वियतनाम से संबंधित 2 बात याद रखना होगा। एक तो इसकी राजधानी कहां है, राजधानी, वियतनाम की राजधानी पूछ सकता है, चूंकि ये करंट में घटना हुई है तो हनोई होगा। क्या होगा, तो हनोई होगा। और यहां पे एक मुद्रा भी याद रखना होगा कि वियतनाम की मुद्रा की अगर बात करें तो दोंग, दोंग एक मुद्रा है, दोंग है ना। तो याद रखना कि वियतनामी दोंग एक मुद्रा है जो वहां चलता है। तो हाल ही में विदेश मंत्री जो जयशंकर है उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है। कहां, तो वियतनाम में किया है। और वियतनाम की राजधानी हनोई है और यहां का मुद्रा क्या है, तो दोंग है। 2 सितंबर 2023 को भारत का पहला या अब तक का 23वां सौर मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है याद रखना आदित्य L1। क्या है, यह श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। आदित्य L1 हमारा इसका नाम है। भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है, जल्दी से बताइए। भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है, सांची है, वाराणसी है या इंदौर है। क्वेश्चन नंबर 38 कौन सी है, भारत की पहली सोलर सिटी किसे कहा गया है, सांची को, इंदौर को या वाराणसी को। तो याद रखना कि भारत की पहली सोलर सिटी जो है उस सांची को कहा गया है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, महाराष्ट्र के द्वारा, ओडिशा के द्वारा या तेलंगाना के द्वारा। जल्दी से बताइए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा, कौन सा ऐसा राज्य सरकार है जहां भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया गया है, महाराष्ट्र, ओडिशा या तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 39 जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 39 मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं, आने लगा कमेंट तेलंगाना के द्वारा।
याद रखना। ये सब करंट अफेयर वाला, हर सेट में जो करंट अफेयर 5-7 को रहेगा उसको एक जगह संभाल के रखिएगा। देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान के लिए, जितने भी देश में शहीद हुए हैं उनके लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है जिसका नाम है मेरी माटी मेरा देश। क्या नाम है उसका? मेरी माटी मेरा देश। तो एक बात हम बताना चाहते हैं कि आज का जो सेट था, इस सेट में 2-3 क्वेश्चन जो है वंडर मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो आज डांट लगेगी टाइपिस्टों को। याद रखिएगा, इस गलती को हम खुद एक्सेप्ट करते हैं कि आज का जो सेट मिला होगा उसमें 2-3 क्वेश्चन बवंडर मिस्टेक है, ऑप्शन का पता नहीं, एक्यूरेट क्वेश्चन का पता नहीं। तो इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। 2-3 जगह जहां पे मिस्टेक हुआ है हमने टाइपिस्टों का सुबह में फोन कर दिया है। आइंदे से ऐसी गलती नहीं होगी, इसकी हम उम्मीद करते हैं और आपको भरोसा दिलाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद सबको।